तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन के अंतर्गत हम आपके कक्षा 10वीं गणित जो कि छत्तीसगढ़ पैटर्न पर आधारित है, उसके अध्याय 2 जो कि है आपका दो चरों का रैखिक समीकरण, इसकी शुरुआत एकदम बेसिक के साथ जबरदस्त तरीके से सहज, सरल और आसान भाषा में करने वाले हैं। सभी प्यारे प्यारे बच्चों को हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं अभय कुमार सिंह विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का दिल के हृदय के अनंत गहराइयों से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। मां सरस्वती से मैं ये कामना करता हूं कि मां सरस्वती आप सबको सन्मार्ग की राह पर प्रेरित करे और आप सब अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सदैव सफल हो सके। आइए बिना किसी देरी के करते हैं सेशन की शुरुआत। इसके पहले जो हमने चैप्टर नंबर 1 में जो बहुपद पढ़ा, वहां पे आपने देखा होगा कि जो चर है, जो चर, वहां पे हमने चर और अचर बताया था। चर आपका वह दोस्त है जो परिस्थिति के साथ क्या हो जाता है, बदल जाता है। चर यानी कि पलटूराम। अब ये जो पलटूराम है, जो आपका चैप्टर नंबर 1 था, बहुपद था, उसमें केवल एक पलटूराम आता था। लेकिन यह जो चैप्टर है, इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि कितने पलटूराम आएंगे, 2 पलटूराम आएंगे। जैसे वहां पे केवल मिलता था तो x मिलता था, केवल एक प्रकार का पलटूराम था, और यहां पर आपको x y 2 प्रकार के पलटूराम मिलेंगे, या m n 2 प्रकार के पलटूराम मिलेंगे, या a और b 2 प्रकार के पलटूराम मिलेंगे। यानी कि जो भी इक्वेशन आपको दिया जाएगा, जो भी समीकरण आपको, जो भी स्टेटमेंट दिया जाएगा, उसमें हमेशा 2 प्रकार के पलटूराम होंगे, जिसे हम कहते हैं चर। जिसे हम क्या कहते हैं, चर। और जो राशियां होती हैं 1 2 3 4, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अचर। इन राशियों का मान बदलता नहीं है। अमेरिका में चले जाओगे तो भी एक का मान एक ही रहेगा, जापान, भूटान, कहीं भी चले जाओ एक को एक ही कहेंगे। लेकिन x y z का मान, या m n का मान, या a b का मान जो है समय के साथ, परिस्थिति के साथ क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो निश्चित तौर पर आपको यह क्लियर होना चाहिए कि यह जो चैप्टर है, इसमें 2 पलटूराम आपको मिलने वाले हैं। तो ये चीज आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई कि अब यहां पे आपको 2 पलटूराम मिलने वाले हैं। तो आइए इन दोनों पलटूरामों से संबंधित आइए हम देखते हैं आपका जो प्रश्नावली इसका कौन सा है। इसका प्रश्नावली है 1। तो आइए देखते हैं हम प्रश्नावली 1 को, और प्रश्नावली 1 के सवालों से करते हैं आज की इस वीडियो सेशन की शुरुआत। पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित कथनों को समीकरण के रूप में लिखना है। स्टेटमेंट आपको दिया गया है, उसको आपको समीकरण के रूप में व्यवस्थित करना है। अगर इसका हम पहले का अगर पहला सवाल देखें तो पहला सवाल कहता है कि एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने, पहली बात मैंने आपको यहां पे क्रिस्टल क्लियर करी है कि इसमें 2 पलटूराम मिलेंगे, 2 चर राशियां आपको मिलेंगी। अब जो भी स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा ना, उसमें आपको 2 चीजों का जिक्र किया जाएगा, और उन 2 चीजों में से एक चीज को आप मान लोगे पहला पलटूराम और दूसरे चीज को मान लोगे दूसरा पलटूराम। अब इसमें देखिए, जो इसका पहला पार्ट है, इसमें 2 चीजें कौन दिया हुआ है, एक बल्ला दिया हुआ है और दूसरा क्या दिया हुआ है, गेंद दिया हुआ है। तो इसमें आप लिख लोगे कि माना बल्ला को आपने किससे प्रदर्शित किया, बल्ला बराबर क्या है आपका x है, और जो आपकी गेंद है, गेंद बराबर क्या है आपका y है। ये 2 पलटूराम आपने मान रखा। अब आगे प्रश्न कहता है कि एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंदें कितने रुपए में खरीदी, 3900 रुपए में खरीदी। वही उन्होंने 1 बल्ला 2 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। आते हैं, अब यहां पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। यहां तक की चीजें तो समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा। 2 चीजें आपको दी रही होंगी, जिसमें से एक को आप x मान लोगे, दूसरे को क्या मान लोगे, y मान लोगे। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। अब आइए देखते हैं प्रश्न के अनुसार। प्रश्न कहता है कि 3 बल्ला और 6 गेंद 3900 रुपए में। तो बल्ले को आपने किससे प्रदर्शित किया, x से, और बल्ले की संख्या कितनी है, 3 है। तो इसको आप कितना लिखोगे, 3x। इसको पढ़ोगे क्या, 3 बल्ला और 6 गेंद। तो और का मतलब होता है जोड़ना है, और का मतलब क्या है, जोड़ना है। तो 3 बल्ला और 6 गेंद को आपने किससे प्रदर्शित किया, y से प्रदर्शित किया, और यह कितने रुपए में मिला, यह आपको 3900 रुपए में मिला। दूसरे में कह रहा है कि वही
से उन्होंने एक बल्ला और 2 गेंद 1300 रुपए में खरीदी। एक बल्ला को x से प्रदर्शित किए तो 1x और प्लस गेंदे कितने, गेंदे 2 गेंदे तो 2 और गेंद कौन है, y है, बराबर कितना है आपका 1300 रुपए। यानी कि बस इतना सा आपको इसमें करना है, बस आपको इतना ध्यान देना है कि एक को आप x मान लोगे, दूसरे को क्या मान लोगे, y। अब कोई जरूरी नहीं है कि x y ही मानोगे, mn भी मान सकते हो, ab भी मान सकते हो, चाहे जो इच्छा वो मान सकते हो। कोई भी 2 अचर राशि ले लोगे, वेरिएबल क्वांटिटी ले लोगे, ताकि आपको उसको अचर राशि के रूप में इसको क्या कर सको, चर राशि के रूप में क्या कर सको, दिखा सको, वेरिएबल राशि के रूप में इसको क्या कर सको, दिखा सको। तो इस प्रकार से हमने इसको किया। अब देखिए यहां पे 2 समीकरण इस प्रकार के सवालों में आपको देखने को मिलेगा। अब आइए देखते हैं इसका दूसरा पार्ट क्या कह रहा है। दूसरा पार्ट कहता है कि 2 संख्याओं का योग 16 है तथा उनका अंतर कितना है, 8। 2 चीजें दी हुई है, 2 संख्याएं दिया हुआ है, तो आपको तुरंत क्या करना है, मान लेना है। क्या मानोगे आप कि माना पहली संख्या, 2 संख्याएं हैं तो आप सबसे पहले क्या मान लोगे कि माना पहली संख्या को आपने कितना मान लिया, पहली संख्या को आपने मान लिया m, और दूसरी संख्या को कितना मान लोगे, दूसरी संख्या को आपने कितना माना, दूसरी संख्या को माना n, कितना माना, n माना। अब आते हैं प्रश्नानुसार कि प्रश्न आपका क्या कह रहा है। अब प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कहता है कि 2 संख्याओं का योग 16 है, योग का मतलब जोड़, तो इन दोनों संख्याओं का जो जोड़ है, इन दोनों संख्याओं का जो जोड़ है, पहली संख्या कितना है, m है, दूसरी संख्या कितने है, n है, और इनका योग कितना है, 16 है। पुनः प्रश्न क्या कह रहा है कि इनका अंतर का मतलब होता है घटाना, तो यहां पे इनका अंतर यानी m माइनस n का मान कितना है, n माइनस n का मान कितना है, 8 है। यही आपके 2 समीकरण बन जाएंगे, यही प्यारू सा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले क्रम में इसका तीसरा पार्ट अगर देखें तो तीसरा पार्ट कह रहा है कि एक फल की दुकान पर 2 किग्रा सेब और 1 किग्रा अंगूर, 2 चीजें यहां पे दिया। क्या करोगे, सबसे पहले यहां पे मानोगे, क्या मानोगे कि सेब बराबर कितना x और अंगूर बराबर कितना y, चाहे जो इच्छा मान लो। अब क्या लिखेंगे यहां, प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक दुकान पर 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना था, 160 रुपए था। 2 किलो सेब यानी सेब की जो क्वांटिटी थी, x की जो क्वांटिटी थी वह कितनी थी, 2, तो 2x हो जाएगा। और का मतलब क्या हमने बताया, जोड़। और 1 किलो अंगूर यानी y का मान इन दोनों को मिला करके कितना था, 160 रुपए। कितना था, 160 रुपए। आगे कहता है कि उसी दुकान पर 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य कितना था, 300 रुपए। 4 किलो सेब को आपने x माना तो 4x प्लस 2 किलो अंगूर का मूल्य कितना था, 2 किलो अंगूर का मूल्य कितना था, इनका मूल्य कितना था, 300। बस यही 2 समीकरण आपके बन गए। बस एक चीज आप यहां पे ध्यान दीजिएगा कि वहां जो हमने चैप्टर नंबर 1 में हम जो पढ़ रहे थे, वहां केवल एक छोटा सा इक्वेशन होता था, उस इक्वेशन को लिख करके हम क्या कर देते थे, हल कर देते थे। अब इसको हल करने के लिए इसमें से x y का जब हम मान निकालेंगे, हल करने का मतलब x y का मान यानी चर वैल्यू का मान निकालना, चर राशि का मान निकालना। तो इस चर का वैल्यू जब निकालेंगे, मान निकालेंगे, तो यहां से 2 समीकरण आपको हमेशा सवाल में दिया रहेगा, 1 समीकरण 2 समीकरण, इन दोनों को ही हल करके हम क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे। चौथा इसका क्या कह रहा है कि नरेश अपने पुत्र से कहा, चौथा पार्ट आइए देखते हैं इसका, पार्ट नंबर चौथा कहता है कि नरेश ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु की, 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी। अब मेरी तुम्हारी में अभी कंफ्यूज मत हो, सबसे पहले हमने बताया कि जो 2 चीजें दी हुई होंगी उनको मान लोगे। मेरी आयु यानी कि नरेश की आयु, तो आप यहां पे माने, आपने क्या माना कि माना जो नरेश की आयु है, नरेश की आयु को आपने कितना मान लिया, m, और जो नरेश के पुत्री की आयु है यानी पुत्री की
आयु, पुत्री की आयु को आपने क्या मान लिया, पुत्री की आयु को आपने मान लिया n। अब बड़े ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा, नरेश जो कह रहा है उसी को आपको इसमें क्या करना है, उतार देना है। नरेश कह रहा है कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से कितनी गुनी थी, 7 गुनी थी। 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु की कितनी गुनी थी, 7 गुनी थी। अब 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले यहां पे लिखेंगे 7 साल पहले। 7 साल पहले नरेश की आयु कितनी रही होगी, ध्यान से दिमाग पे जोर डालिएगा। नरेश की आयु 7 साल पहले नरेश की आयु कितनी रही होगी, आप इस चीज को आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, 7 साल पहले नरेश कितने साल का रहा होगा। आइए देखते हैं। अभी प्रेजेंट में ये आपकी जो आयु है ना, ये वर्तमान आयु है, नरेश की वर्तमान आयु, नरेश की वर्तमान आयु, और ये क्या है, पुत्री की वर्तमान आयु है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये जो दोनों m n माने हो आप, यह क्या है, वर्तमान आयु है। अब हम बात करते हैं, अगर 7 साल पहले नरेश की आयु की, तो अभी कितना है, m वर्ष है। अभी कितना है, ये m ईयर है और ये n ईयर है। तो अगर अभी m ईयर है, जैसे अभी अगर आपकी आयु 10 साल है, तो 7 साल पहले कितनी रही होगी, निश्चित तौर पर आप 7 - 10 कर दोगे, आपकी आयु आ जाएगी। तो अभी अगर 10 वर्ष के थे आप, तो 7 साल पहले कितने रहे होंगे, 10 - 7 यानी कि 3 साल। अभी नरेश m वर्ष का है, तो 7 साल पहले कितने वर्ष का रहा होगा, तो 7 साल पहले वह m - 7 का रहा होगा। बताइए रहा होगा कि नहीं, कितना रहा होगा, m - 7 का, m- कितने का रहा होगा, 7 का रहा होगा। अब आगे ये प्रश्न, आगे क्या, अगर इसकी पुत्री की आयु हम निकालें, तो 7 साल पहले पुत्री की आयु, पुत्री की आयु, तो 7 साल पहले अगर हम पुत्री की आयु निकालें, तो 7 साल पहले पुत्री की आयु कितनी रही होगी, अभी कितनी है n, तो n- कितनी रही होगी, n- का 3, n- का कितना रहा होगा, 3। आगे भी करना है, इतने में ही नहीं चला गया। अब 3 वर्ष बाद की भी बात कर रहा है, 3 वर्ष बाद की भी बात कर रहा है, तो यहां पे लिखेंगे हम कि 3 वर्ष बाद नरेश की आयु, 3 वर्ष बाद नरेश की आयु। तो अगर हम बात करें 3 वर्ष बाद नरेश की आयु, तो अभी अगर मान लेते हैं कि आप अगर 10 साल के हो, अभी अगर आप कितने साल के हो, अभी अगर आप 10 साल के हो, तो 3 साल बाद कितने के हो जाओगे, निश्चित तौर पर आप 13 साल के हो जाओगे, क्योंकि अभी 10 हो तो 3 साल बाद 10 + 13, तो अभी नरेश m साल का है, तो 3 साल बाद कितना का हो जाएगा, m + 3 का। उसी प्रकार से अगर हम 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु निकालें, तो 3 वर्ष बाद पुत्री की जो आयु हो जाएगी, पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, अभी कितनी है, n साल, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, n + 3 हो जाएगी। अब यहां आएंगे हम प्रश्नानुसार। अब क्या आएंगे यहां पे हम, प्रश्नानुसार। अब प्रश्न को ध्यान से समझिएगा कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है 7 साल पहले जो मेरी आयु थी, वह तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुनी थी। मेरी आयु का मतलब m - 7, तो 7 साल पहले जो मेरी आयु थी, वह तुम्हारी आयु की कितनी गुनी थी, 7 गुनी थी, यानी 7 का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। चाहे इसको हल कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे, यहीं पे छोड़ देंगे। दूसरे क्रम में क्या कहता है कि 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। मेरी आयु 3 वर्ष बाद पे अब आएंगे, तो बाद वाला कितना है, मेरी आयु कितनी है, m + 3, तो ये आपका है m + 3, और यह किसके बराबर है, 3 गुना पुत्री की आयु की, तो n + कितना हो जाएगा, 3। यही आपके 2 क्या बन गए, समीकरण बन गए। अब बताइए क्या आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हुआ क्या इन
चार पार्ट जो हमने बताया, इन चारों पार्टों में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हुई क्या? अगर किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है तो एक बार कमेंट बॉक्स में हलवा लिखेंगे, फिर चलेंगे आपके अगले सवाल। अगले क्रम में जो पहले का पांचवा पार्ट है, ध्यान से समझिएगा क्या कहता है कि एक व्यक्ति घर से कार्यालय तक जाने के लिए कितनी दूरी तय करता है? 90 किलोमीटर दूरी तय करता है। इसके लिए वह ट्रेन और टैक्सी का क्या करता है? उपयोग करता है। दो चीजों का उपयोग कर रहा है और जो दो चीजें हैं उन्हीं को हम क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। अब ट्रेन और टैक्सी क्या करेंगी? दूरी चलेंगी। तो यहां पे आप क्या करोगे? यहां पे लिखोगे माना, पहले के लिए क्या लिख लोगे? ट्रेन द्वारा चली गई दूरी, ट्रेन द्वारा चली दूरी। तो ट्रेन द्वारा अगर चली गई दूरी हमको मानना है तो हम कितना मान लिए? P मान लिए। और अगर टैक्सी द्वारा तय की गई दूरी को देखें तो टैक्सी द्वारा चली दूरी अगर हम मान लें तो इसको हमने कितना मान लिया? इसको हमने मान लिया Q। अब आते हैं प्रश्न के अनुसार, यानी कि प्रश्नानुसार। अब प्रश्न के अनुसार जब आएंगे हम तो यहां पे देखिए प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि दोनों दूरी कितने के बराबर है? 90 किलोमीटर के बराबर है। तो पहले क्रम में अगर हम देखें तो पहली दूरी यानी कि दोनों को मिला करके P + Q यह कितने के बराबर है? 90 के बराबर है। आगे कहता है व्यक्ति द्वारा टैक्सी से तय की गई दूरी ट्रेन से तय की गई दूरी की कितनी हो? 2 गुनी हो। टैक्सी से तय की गई दूरी ट्रेन के तय की गई दूरी के क्या हो? 2 गुनी हो। तो ट्रेन से तय की गई दूरी के 2 गुनी हो। टैक्सी की दूरी 2 गुनी है, यानी कि टैक्सी की दूरी कितना माने हो? क्यू कितना है? 2 गुना है, यानी कि 2 का गुना है किसके? ट्रेन की दूरी के। ट्रेन की दूरी के कितना है? 2 गुना है। यही आपके फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन इस प्रकार से हमारे बन जाते हैं और यही आपका प्यारा सा हो जाएगा हल। तो इस तरह से आप पहले सवाल को हल कर सकते हो। अब सवाल नंबर 2 पर हम चलें, उसके पहले थोड़ा सा मैं कुछ बेसिक सी बातें आपको बताएंगे, फिर आपका जो सवाल नंबर 2 है वह बिल्कुल ही आपको हलवा लगने लगेगा और आप लोग जैसे ही सवाल नंबर 2 आपके लिए हलवा हो जाए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा ताकि हमारे तक भी आपका हलवा पहुंच सके। आइए देखते हैं, थोड़ा सा बेसिक हलवा आपको बताते हैं क्या है। आपने क्या चतुर्थांश का नाम सुना? चतुर्थांश का नाम सुना? नहीं सुना, कोई बात नहीं, बताता हूं। आइए, संख्या रेखा का नाम सुना? नहीं सुना। आइए बताते हैं। सबसे पहले संख्या रेखा। अगर एक रेखा मैं ड्रा कर दूं और इस रेखा के बीच में कहीं पे बना दूं सुन्ना, और अगर हम कहें कि सुन्ना के आप इधर चलोगे तो सारी संख्याएं 1 2 3 तक आगे ये रेखा आगे तक बढ़ती जाएगी, और अगर संख्या के इधर चलो तो ये -1 -2 -3 इधर भी संख्या आगे तक अनंत तक बढ़ती जाएगी और ये भी इनफाइनाइट तक बढ़ती चली जाएगी। तो ये जो रेखा बनी इसी रेखा को हम कहते हैं क्या? इसी रेखा को कहते हैं हम संख्या रेखा। इसी रेखा को हम क्या कहते हैं? संख्या रेखा कहते हैं। अब यह जो संख्या रेखा है, इस संख्या रेखा को, 2 संख्या रेखा हम लें और एक संख्या रेखा को हम बना दें क्या? एक संख्या रेखा को हम बना दें खड़ी और दूसरे को बना दें पड़ी। एक को खड़ी दूसरे को पड़ी। तो जो खड़ी वाली संख्या रेखा है इसे हम कहते हैं y अक्ष। इसको हम क्या कहते हैं? y अक्ष। और जो पड़ी वाली संख्या रेखा है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं x अक्ष। क्या कहते हैं? x अक्ष। अब ये संख्या रेखा ऊपर भी अनंत तक जा सकती है, नीचे भी अनंत तक जा सकती है। तो नीचे वाले को हम क्या कहते हैं? नीचे वाले को हम कहते हैं y डैश, और इधर वाले को हम क्या कहते हैं? इधर वाले को कहते हैं x डैश। जिस प्रकार से यहां आपने देखा कि एक तरफ चलने से प्लस वाली रेखाएं और दूसरी तरफ चलने से कौन सी रेखाएं? माइनस वाली रेखाएं। तो एक तरफ यानी कि अगर यहां पे अगर हम देखें तो बीच में दोनों संख्या रेखाओं के क्या होता है? 0 होता है। तो हमने इन संख्याओं को इस प्रकार से अरेंज किया कि इसके बीच में खड़ी वाली संख्या का भी 0 हो और पड़ी वाली भी संख्या का क्या हो? 0 हो, जिसे हम O से डिनोट करते हैं और O को कहते हैं मूल बिंदु। O को क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु, मूल का मतलब है कि जहां से चीजें शुरुआत हुई हो। यहां से इस रेखा की शुरुआत है, यहीं से इसकी भी शुरुआत है, इसकी भी, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट।
अब अगर हम इधर की ओर चलते हैं एक्स अक्ष पर, इधर आपका है दायां, इधर आपका क्या है, इधर आपका है दायां और इधर आपका है क्या, इधर आपका है बायां। अगर एक्स अक्ष पर दाएं ओर चलते हैं तो इधर आपका आएगा 1 2 3। एक्स अक्ष पर दाईं ओर चलते हैं तो 1 2 3। अगर इसके बाईं ओर चलते हैं तो -1 -2 -3, इस प्रकार से होगा। और y अक्ष पे जब आप ऊपर की ओर चलोगे तो ये आपका होगा 1 2 3 प्लस का, और y अक्ष पे जब नीचे की ओर चलोगे तो ये होगा -1 -2 -3। इस प्रकार से हम संख्या रेखा को डिनोट करते हैं। और जब हम एक संख्या रेखा को खड़ी और दूसरी संख्या रेखा को पड़ी बना देते हैं तो यह इसको 4 भागों में क्या करता है, 4 भागों में क्या करता है, बांट देता है। यानी इसके अंश जो होते हैं वह 4 भागों में बट जाते हैं। इसलिए इसको, इस प्रकार की बनी संरचना को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं चतुर्थांश। हम क्या कहते हैं, चतुर्थ अंश। यानी कि एक अंश जो है वह 4 भाग का 1 भाग है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, चतुर्थांश। इतनी बातें समझ में आई। अब हम समझाएंगे कि जैसे कहीं भी आपने देखा होगा कि इस प्रकार से लिखा होता है 2,3 या 2,-3 या 2,-2,3 या 2,3, इस प्रकार से लिखा होता है। अगर इस प्रकार से लिखा है तो पहले वाले को हम कहते हैं भुज और दूसरे वाले को हम क्या कहते हैं, दूसरे वाले को हम कहते हैं कोटि। पहले वाले को भुज और दूसरे वाले को कोटि। अब ये जो भुज है वह क्या है और ये जो कोटि है वह क्या है। अगर मान लेते हैं एक्स अक्ष पे हम जितनी भी दूरी चल ले, चाहे माइनस पे चाहे प्लस पे, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, भुज से। और वाई अक्ष पे हम जितनी दूरी चलते हैं उसको हम किससे डिनोट करते हैं, कोटि से। किससे डिनोट करते हैं, कोटि से। और ये जो 1 2 3 दिख रहा है ये क्या है, यह अंतःखंड है। यह क्या है, अंतःखंड। यानी रेखा को खंडित किया गया है, आंतरिक रूप से खंडित किया गया है ना। ये रेखा थी 1 2, यानी रेखा को पार्टीशन किया गया है 1 2 3 4 भागों, विभिन्न भागों में बांटा गया है आंतरिक रूप से, इसलिए इसे कहते हैं अंतःखंड। यानी कि इस रेखा के पहला अंतःखंड है, दूसरा अंतःखंड, तीसरा, इसी प्रकार से चौथा, पांचवां, छठवां, सातवां, आठवां, कहां तक चला जाएगा, अनंत तक। तो भुज जो है वह क्या है, एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड। भुज की परिभाषा क्या है, एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड क्या कहलाता है, भुज कहलाता है। कोटि को क्या कहते हैं, कोटि को हमने जैसा कि बताया कि y अक्ष पे जितनी दूरी चलेंगे, यानी जो y अक्ष पर अंतःखंड जो कटा है वही क्या है, आपकी कोटि है। तो इसे x और y के रूप में हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। दूसरी बात, सपोज कीजिए कि ये हमारा पहला चतुर्थांश है और इस पहले चतुर्थांश में हमें इस बिंदु तक जाना है, हमें इस बिंदु तक जाना है। कैसे जाएंगे, इस बिंदु तक जाने के लिए हम कैसे जाएंगे, इसको आप विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहले आता है भुज। जब कभी भी दूरी चलना शुरू करेंगे तो सबसे पहले कहां चलेंगे, भुज चलेंगे। और भुज क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड। यानी कि जो दूरी चलने की शुरुआत हम करेंगे वह हमेशा कहां से करेंगे, एक्स अक्ष से करेंगे। अब यहां से देखिए एक्स अक्ष है, देखिए इतने गहरे में आपको कहीं पर यूट्यूब में तो नहीं ही मिलेगा, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। और ये बातें जो है ना, आजीवन बच्चों को कंफ्यूजन में पड़ा रहता है बच्चा इन सब बातों की वजह से। अगर आज समझ लिए ना तो आजीवन के लिए ये कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। जब कभी भी गणित पढ़ोगे, जब कभी भी फिजिक्स पढ़ोगे, ये जरूर आपको देखने को मिल जाएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। हम बात कर रहे थे इस बिंदु पर पहुंचने की, तो पहुंचने के लिए सबसे पहले भुज फिर कोटि, भुज फिर कोटि, भुज फिर कोटि। भुज का मतलब एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड। तो एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड यहां से चलने के लिए सबसे पहले हमें 0 से 1 अंतःखंड में जाना होगा, 1 से 2 अंतःखंड में जाना होगा, क्योंकि यह 2 के सीध में है। तो 2 अंतःखंड पर पहुंच गए। अब यानी कि भुज के जगह पर हमने कितना चल दिया, भुज को हम पहले लिखते हैं, तो भुज के जगह पे हमने कितना चला, 2 चला। भुज के जगह पे कितना चला, 2 चला, तो भुज के जगह पे कितना लिख दिया, 2। अब इसमें हम यहीं पे तो बिंदु है नहीं, हमें ऊपर की ओर जाना है, और जब ऊपर की ओर चलेंगे तो y अक्ष भी काम में आएगा। तो यहां से यहां जब चलेंगे तो -1, यहां से यहां तक चलेंगे तो -2, यहां से यहां तक चलेंगे तो -3, यानी कि इसका जो कोटि का मान है
वह कितना आया, माइनस का 3। यानी भुज पर हमने 2 चला और कोटि पे हमने 3 चला, तो इस बिंदु के जो निर्देश अंक यानी कि निर्देशांक हो जाएंगे वह कितना होगा, 2 कामा माइनस का 3। नहीं समझ में आया, फिर से देखिए। जैसे ये हमारा तीसरा चतुर्थांश है, हमें इस बिंदु पर मान लेते हैं कि इस बिंदु पर हमें क्या करना है, पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे? सबसे पहला हमने बताया कि कहां चलना है, भुज। भुज का मतलब एक्स अक्ष पर चलना है, तो इस बिंदु पर पहुंचने के लिए एक्स अक्ष पर हमें -1 -2 यानी कि यहां चलना होगा। यहीं पर जाकर के हम बिंदु पर पहुंच नहीं गए, अब y पे भी आना होगा, नीचे की ओर भी आना होगा। यहां आए -1, यहां आए -2, यहां आए -3। तो x अक्ष पे जो चला उसको पहले लिखते हैं, तो x अक्ष पे हमने कितना चला, -2, और y अक्ष पे कितना चला, -3। तो इस बिंदु के जो निर्देश देने वाले अंक हो जाएंगे, जिसे हम निर्देशांक कहते हैं, वह कितने होंगे, -2, 3। तो इस प्रकार से हम ये प्यारे से बेसिक को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब इसका हमको क्या काम है, अब यहां पे 2 हमें पलटू राम मिलने वाले हैं, x, y। अब इस x, y का मान हमें इस ग्राफ को देख करके क्या करना है, बताना है। x, y का मान हमें ग्राफ को देख करके क्या करना है, बताना है। तो एक बात गांठ बांध करके रख लीजिए कि जब कभी भी 2 रेखाएं आपस में जाती हैं और दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, उसी बिंदु पर आपका x और y का मान प्राप्त होता है। जिस बिंदु पर 2 रेखाएं एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेद करेंगी, उसी बिंदु पर आपका मान प्राप्त होगा। ठीक है, जिस बिंदु पर 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, उसी बिंदु पर किसका मान प्राप्त होगा, ये दोनों पलटूराम का मान प्राप्त होगा। आइए देखते हैं। अब ये आपका सवाल नंबर पहला है। भुज और कोटि को ध्यान में रखिएगा, और इसको मूल बिंदु हम क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पर x का भी मान कितना है, 0 है, और y का भी मान कितना है, 0 है, इसलिए इसको कहते हैं मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देश अंक यानी कि निर्देशांक कितने होते हैं, 0,0। अब अगर हम इस पहले सवाल की बात करें, तो पहले सवाल में देखिए हमको x और y का यहां पे मान ज्ञात करना है। x और y का मान हमको क्या करना है, बताना है। और हमने आपको बताया कि 2 रेखाएं हैं। एक रेखा ये वाली है, ऐसे जो जा रही है, इस रेखा का नाम क्या है, 3x + 2y = 12। और एक रेखा ये वाली है जिसका नाम क्या है, x - y = 1। x - y = आपका कितना है, 1। अब ये दोनों रेखाओं के द्वारा यानी x - y = 1 और 3x + 2y = 12 के द्वारा आपको x एंड y का मान ज्ञात करना है। अब ये दोनों रेखाएं किस बिंदु पर काट रही हैं, इस बिंदु पर काट रही हैं। अब इस बिंदु पर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस बिंदु के निर्देशांक देखने के लिए कैसे हम देखेंगे, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हमें कहां से कहां जाना होगा, भुज पे चलेंगे, x अक्ष पे चलेंगे। तो यह बिंदु x के पॉजिटिव अक्ष पे है, तो इधर से हम चलेंगे कहां, 2 पर। तो ये 2 पर ही क्या कर रहा है, मिल जा रहा है। अब 2 पे ही जाने से काम नहीं चलेगा, हमें ऊपर की ओर भी जाना पड़ेगा। तो यहां आपका 2 है और यहां 4 चलता तो यहां होता, यह 4 और 2 के बीच में है, इसलिए यहां पे कितना होगा, 3 होगा। तो भुज का मान कितना है, 2 है, और कोटि का मान कितना है, 3 है। तो इस बिंदु के निर्देशांक आए 2,3। हमने यहां पे बताया कि भुज को हम x से डिनोट करते हैं, कोटि को y से। तो भुज का मान कितना है, 2, तो x का मान 2, कोटि को y से डिनोट करते हैं, तो कोटि का मान कितना है, 3, तो y का मान कितना हो जाता है, 3। इस प्रकार से आप प्यारे प्यारे सवालों को क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। अगले क्रम में आइए देखते हैं, ये पार्ट नंबर 2 जो है, इसमें देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट मिलने वाला है। इसका जो ये वाला समीकरण है x + 2y = 5, यह आपका x अक्ष पे ही पड़ा है। किस पे है, x अक्ष पे ही पड़ा है। और एक रेखा जो इधर की ओर जाती है, इसका समीकरण कितना है, 3x + 6y = 15। अब इसमें देखो कहां कहां प्रतिच्छेद हो रहा है। अब देखिए इस बिंदु को देखें तो भी यह x अक्ष से होकर जा रहा है कि नहीं भाई, इधर जा रहा है ना। तो x अक्ष से यह भी बिंदु होकर जा रहा है, यह भी जा रहा है, यह भी जा रहा है, यह भी जा रहा है। इधर की ओर देखें तो यह भी जा रहा है, यह भी जा रहा है, आगे यह भी जा रहा है। अगर इसके निर्देशांक को हम देखें तो यहां पर x, इस बिंदु पर चलने के लिए x पे हमने 3 चला और y पे कितना चला, y पे हमने 1 चला, तब जाकर के यह बिंदु हमें मिला। और अगर हम इस बिंदु को देखें तो इस बिंदु पर हमने x पे कितना चला, 1 चला, और y पे कितना चला, 2 चला।
इस प्रकार से मिल गया। अगर हम इस बिंदु को देखें तो x पे आपने इस पे कितना चला, इस पे आपने कितना चला, मान लेते हैं ये 3 के ही लगभग में है, तो ये x पे आपने कितना चला -2 और y पे इस पे कितना चला -3। अब लो भाई साहब कितने प्रतिच्छेद बिंदु मिल गए, 1 2 3 4 5 6 असंख्य प्रतिच्छेद बिंदु मिल गए। यह रेखा जितनी ही दूर तक जाएगी उतने ही यहां पे भी प्रतिच्छेद बिंदु नहीं मिलेगा। भाई y का मान इधर है, x का मान इधर है, आगे जहां जहां भी चलती जाएगी मिलता ही जाएगा प्रतिच्छेद बिंदु। तो यहां पर इस रेखा के अनंत हल है। कैसे हल है? अनंत हल है, यानी कि इसके बहुत सारे हल हैं। जहां तक रेखा जाएगी वहीं तक आपको बिंदु मिलता चला जाएगा, हल मिलता चला जाएगा। तो इस तरह से इसके अनेक हल हो जाएंगे। आइए देखते हैं, एक ट्विस्ट और आने वाला है पार्ट नंबर 3 में। हमने बताया कि दो रेखाएं जहां पर भी प्रतिच्छेद करती हैं वहीं पर एक्स वाई का आपका क्या मिलता है? मान मिलता है। अब इन दोनों रेखाओं को देखो, कहीं पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं क्या? एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, ये दोनों रेखाएं कहीं पे प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है। यानी इसके इन दोनों समीकरणों के द्वारा x और y का मान नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि ये दोनों रेखाएं कहीं पे प्रतिच्छेद नहीं कर रही। आइए देखते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में देखिए दो रेखाएं हैं। पहली रेखा क्या है? पहली रेखा है आपका x + 2y = 3 और दूसरी रेखा है आपका 4x + 3y = 2। अब इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु है वह यहां है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले भुज लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं? उसके बाद हम लिखते हैं कोटि। और भुज को हम x से डिनोट करते हैं और कोटि को किससे डिनोट करते हैं? y से। इसमें ध्यान से देखिएगा, इस बिंदु पर चलने के लिए आपको कहां कहां पापड़ बेलना पड़ा? पहले कहां चलेंगे? भुज पे। भुज पे चलने के लिए हम जीरो से कहां आएंगे? -1, तब ये बिंदु मिलेगा। और -1 से यहां तक जाने के लिए, -1 से यहां तक जाने के लिए यह 2 के लगभग में है, तो -1 से यहां जाने के लिए हमें y पे कितना चलना पड़ेगा? +2 और इस पे कितना चला? -1, यानी इस बिंदु के जो निर्देशांक हो जाएंगे वह कितने हो जाएंगे? -1, +2, यानी x का मान 1 और y का मान कितना? 2। तो x बराबर यहां से कितना आ जाएगा? -1 और y बराबर कितना आ जाएगा? आपका 2, और यही आपका हो जाएगा क्यूट सा प्यारा सा आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो में जो भी बातें बताई गई आपको कितनी समझ में आई, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। यदि आपको हमारे द्वारा बताई गई चीजें नहीं समझ में आती हैं तो सोचिए एक आपका कमेंट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई डाउट होगा, यदि आप कुछ हमें सजेशन दोगे तो उस सजेशन पे मैं अमल करूंगा, उस डाउट को क्लियर करने का मैं प्रयास करूंगा। अगर हमारे द्वारा पढ़ाया गया यह तरीका आपको समझ में नहीं आता है, कमेंट करो ना यार, बताओ ना कि मुझको नहीं समझ में आता है। मैं तरीके को चेंज करूंगा लेकिन आपको समझाऊंगा। तो इस तरह से आपका एक कमेंट मेरे लिए अत्यंत उपयोगी है। आप एक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। राधे राधे, गुड बाय।